मुझे जाना है लाओस की एम्बेसी और कंबोडिया की भी एम्बेसी, जाके देखना है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा का क्या सीन है, क्योंकि लाओस वालों ने थाईलैंड में मना कर दिया था। भाई ऐसी सी है कुछ रौनक जो शुरू होने वाली है। यहाँ से गुजरते हैं और फिर हम जहाँ पहुँचेंगे ना वो जगह होगी हमारा हॉस्टल। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी बड़ी मशीन देखी है। यहाँ पे कार्ड लगाया, यहाँ से पैसे आए, यहाँ पे कोड लगाया, ये स्क्रीन है, और भी इतनी सारी चीज़ें पता नहीं क्या क्या है। टीपी बैंक और वीपी बैंक जिस पर लिखा हुआ आ रहा है कि वो कोई फीस चार्ज नहीं करते। और मैं बाहर निकला, उसमें मसला ये हुआ है कि मैं मलेशिया का वीज़ा अप्लाई कर रहा था। मेरी पिक्चर जो है ना वो मुझे चाहिए। तो एक बुकिंग ऑफिस है ट्रिप वगैरह का, इससे पूछते हैं क्या रेट है भाई। यहाँ पे रोज लिखा हुआ है हाईलॉन्ग का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊं कि जिस तरह हमने लास्ट व्लॉग देखा था, मैंने आपको बताया था कि मैंने हनोई जाना है। तो अभी मैं बिल्कुल रेडी हो गया हूँ। मैंने बैग वगैरह भी अपना छोटा रेडी कर लिया। लैपटॉप वगैरह तो खाने लेके जा रहा है, 1 या 2 दिन की बात है। और वहाँ से आगे मैं जाऊँगा हालोंग बे। लेकिन पहले मुझे जाना है आज हनोई, क्योंकि मुझे जाना है लाओस की एम्बेसी और कंबोडिया की भी एम्बेसी, जाके देखना है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़ा का क्या सीन है, क्योंकि लाओस वालों ने थाईलैंड में मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जी हमें वो चाहिए इनविटेशन लेटर, जो कि मेरे पास नहीं था ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे जाके मैं देखूँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, जो भी है वो मैं सारी सिचुएशन आपको बताऊँगा। अभी सुबह-सुबह का टाइम है, तो बारिश बहुत तेज़ हुई आज रात को, मैं आपको दिखाऊँगा, ये चेक करो। अभी भी बाहर जो है ना हल्की-फुल्की सी बारिश हो रही है, लेकिन कोशिश करेंगे निकलेंगे, क्योंकि अगर आज नहीं गया तो फिर कल जाएँगे, तो फिर प्रोसेसिंग में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, फिर वीकेंड आ जाएगा, तो फिर अगला वीक आ जाएगा। तो कोशिश करेंगे हम बस जल्दी-जल्दी पहुँचे। कोशिश तो मेरी ये थी 6-7 बजे सुबह निकलूँ, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। अभी तकरीबन 8 सवा 8 हो रहे हैं, तो थोड़ी-सी बारिश हल्की हुई है, तो अभी हम निकलते हैं और फिर देखते हैं कि हम कैसे जाएँगे। भाई बारिश रुक चुकी है, मतलब बहुत ही रुक ही चुकी है एक किस्म की। बहुत ही कोई हल्का-फुल्का कोई दाना आ जाता है तो आ जाता है। बाकी उसके अलावा ये है कि अब मैं पैदल-पैदल ही निकल रहा हूँ। जो गो सुपर मार्केट में जाता रहूँ ना, वहीं पे जाना है मुझे। वहाँ से सुना है कि कोई बस वगैरह मिलेगी, जो मुझे या तो स्टॉप पे ले जाएगी, बस स्टॉप पे, जहाँ से हनोई की गाड़ी मिलेगी। यहाँ पे शायद हनोई की ही गाड़ी मिल जाए, ये अभी जाके पता चलेगा। मतलब अभी थोड़ा सा टेंस माहौल है। ये भाई इतना ही प्यारी सी जगह है ना, मैं आप लोगों को इतनी मरतबा दिखा चुका हूँ, लेकिन ये जगह बहुत प्यारी है, सच में बहुत प्यारी है। एक बात और भी बता दूं कि आजकल मेरी वीडियोस जो हैं वो तो आ ही रही हैं यूट्यूब पे, साथ साथ इंस्टाग्राम पे मेरे मिनी व्लॉग्स भी आ रहे हैं, जब बड़े मज़े के लोगों को पसंद आ रहे हैं। तो आप लोग लाजमी अगर देखना चाहें तो यहाँ पे इंस्टाग्राम की लिंक आ रही है, वो लाजमी इसको फॉलो करें, देखें जाके। नहीं तो फेसबुक पे वीडियोज़ आएंगी, वो भी फॉलो करें। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सारी, ठीक है ना, ये इनका वियतनाम का अपना ब्रांड है। ये वियतनाम का अपना ब्रांड है, अपनी गाड़ियाँ, अपनी बाइक्स वगैरह, और अपने चार्जिंग स्टेशन इन्होंने लगाए होते हैं हर जगह पे। इवन के पार्किंग स्टैंड्स में भी ना, ये जो गो सुपर मार्केट आप लोगों को दिखाता रहा, उसके अंदर भी मैंने आपको दिखाया था कि पार्किंग स्टैंड के अंदर भी वो है, ये किधर आ रही है, पार्किंग स्टैंड के अंदर भी उन्होंने चार्जिंग स्टेशन लगाए हुए थे। खैर अब मुझे देखना है बस कहाँ से मिलेगी एक, और बस वो आगे है गो सुपर मार्केट। ये बस स्टॉप एक लिखा हुआ है, इसके पास जाता हूँ। मैंने ना शूज़ नहीं पहने बारिश की वजह से, और जब से मैं वियतनाम आया हूँ तब से मुझे शूज़ पहनने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ, बारिश इतनी होती है भाई। खैर ये बस स्टॉप सामने आ गया है। अब मुझे ये नहीं पता कि बस कब तक आएगी और ये वाली बस मुझे कहाँ लेके जाएगी। वो एक बस आ तो रही है, इसने अभी यूटर्न लेना है, क्योंकि ये अभी हनोई से आई होगी, हनोई से यहाँ बैक लेन से ये आई है। अभी यूटर्न लेके इधर आएगी, देखें आती है कि नहीं आती। उसके बाद हम जाएंगे इस तरफ स्टॉप है। बस वाले को मैंने इशारा भी किया, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकी, पता नहीं अब क्या, वेट करना पड़ेगा। बसेस तो नहीं रुक रही, ये बाइक टैक्सी वाला है, इससे पूछता हूँ कितने पैसे लेगा। हनोई बस, हनोई बस, हाउ मच? लेट्स गो। भाई 30,000 डोंग में माना है। मैंने इसको बहुत कहा 20 कर ले, 20 कर ले, नहीं किया इसने।
बस में आके बैठ के, छोटी सी बस है, और बाद में बताता हूँ। बस से उतर गया हूँ, बारिश शुरू हो गई है अचानक से बहुत ज़्यादा, और बाइकिया वाला मिला, कह रहा जी मैं पहले कहता लाख, फिर कहता 90, भी कहता 80। मैंने कहा मैं 50 पे अड़ा रहा, मैंने मैक्सिमम 60 कह दिया, लेकिन नहीं माना। लेकिन अब बारिश तेज़ शुरू हो गई है। एक ऐप है यहाँ पे गोचेक ऐप, याद रखिएगा, वो मैंने बुक कराई है और वो आ रही है। मैंने अभी माइक नहीं लगाया हुआ, आवाज़ के लिए छोड़ दिया क्योंकि बारिश हो रही है, मैं वो गीला हो जाएगा। तो गोचेक एक है ऐप, वो मैंने डाउनलोड की हुई थी, उससे मंगाया तो 40,000 रुपये में आ रही है, बाइक आ रही है। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इधर ही कहीं आएगी तो फिर आपको दिखाता हूँ। भाई ऐसा सा है कुछ हनोई। वैसे तो मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुका हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैंने आप लोगों को रात में दिखाया है। और ये अभी वो एरिया नहीं है, अच्छे वाला एरिया दिखाऊँगा आपको। भाई ये हेलमेट दे दिया इसने मुझे, लेग्स को हेलमेट बना दिया भाई मुझे। भाई बाइक वाले को रोका है मैंने ज़रा। क्या है ना कि मैं एटीएम पे भी गया, लेकिन मैंने जो सर्च किया ना, यहाँ पे एटीएम दो बैंक हैं, टीपी बैंक और वीपी बैंक, जिस पर लिखा हुआ आ रहा है कि वो कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते। छुप आके करते हो तो पता नहीं, लेकिन लिखा हुआ आ रहा है कि कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते। तो इन तमाम बैंक्स में से वो वाला बैंक नहीं था। अब मैंने उसको ड्राइवर को कहा कि आगे कोई इन दोनों बैंक में से कोई आया तो रोकी, वरना फिर देखी जाएगी। ये भाई टीपी बैंक का आ गया, ये टीपी बैंक गूगल से देख के लेके आया हूँ मैं। थैंक यू, हम कमिंग जस्ट। ये तो पूरी मशीन है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी बड़ी मशीन देखी है। यहाँ पे कार्ड लगाया, यहाँ से पैसे आए, यहाँ पे कोड लगाया, ये स्क्रीन है, और भी इतनी सारी चीज़ें पता नहीं क्या क्या है। खैर निकलते हैं, वेट कर रहा है भाई। चलो भाई ये बिल्डिंग चेक करो यार, क्या बिल्डिंग बनाई है। फुल बारिश हो रही है, लेकिन मैंने फिर भी मैं कैमरा मोबाइल निकाल लिया कि आप लोगों को बिल्डिंग दिखानी है, और मैं सारा देख चुका हूँ। सारा भीग गया हूँ मैं। ये रेलवे स्टेशन है इनका, रेलवे स्टेशन चेक करो कितना बड़ा और कितना लग्जरी टाइप है। इसके पीछे में जाएगा, ट्रेन भी नज़र आई है, अगर आगे नहीं नज़र आई तो दिखाऊंगा आपको। ये लंडा जो ट्रेन के पास, ट्रेन स्टेशन के पास लंडा होता ही होता है, चेक करो। बारिश अब थोड़ी सी रुकी है। लाओस एम्बेसी, ये है क्या? हेलो जी, बात अब ये है कि मैं लाओस की एम्बेसी गया। वैसे मैंने माइक लगा लिया, बता दूं, माइक लगा लिया क्योंकि बारिश थोड़ी सी कम हुई। वैसे मैं फुल भीग गया हूँ। मैं लाओस की एम्बेसी गया और मुझे वहाँ पे वीज़ा नहीं मिला। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने कहा, वही जो थाईलैंड में बात थी, उन्होंने कहा कि जी आपको इनविटेशन लेटर चाहिए और इनविटेशन लेटर आपको लेके आना पड़ेगा, उसके अलावा पाकिस्तानियों को वो नहीं है इजाज़त। मैं गया, पहले एक और पाकिस्तानी भाई थे, आबिद भाई, वो वहाँ पे खड़े हुए थे। फिर मतलब जहाँ मैं जब भी लाओस की एम्बेसी में गया हूँ ना, अभी तक थाईलैंड में गया तो मुझे दूसरा वो मिल गया भाई, यहाँ गया हूँ तो मुझे आबिद भाई मिल गए, तो कोई ना कोई पाकिस्तानी मिल ही जाता है। तो लेकिन और उसको भी वीज़ा नहीं मिला। तो अब वो कह रहे हैं कि यहाँ तो कोई इन्विटेशन लेटर मंगाओ, इन्विटेशन लेटर होगा, यहाँ पे बिजनेस वीज़ा होगा,
तो फिर आपको मिल सकता है, उसके अलावा नहीं। और फिर ये मेरे लिए बड़ी ही बुरी बात साबित हुई। मैं अब साथ ही कंबोडिया की एम्बेसी है वहाँ पे जाऊँगा, ये साथ ही पास ही है, देखता हूँ। लेकिन अभी है लंच टाइम, तो लंच टाइम खत्म होगा तकरीबन 2 बजे, अभी 12 बज रहे हैं। 12 बजे के बाद देखते हैं क्या होता है। बाकी लाओस का वीज़ा आपको देखता हूँ क्या करेगा। आबिद भाई जो है उन्होंने एक ले लिया है, एक नंबर ले लिया है जिससे हमें इनविटेशन लेटर मिल सकता है। तो अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर देखते हैं। भाई बहुत बारिश, बहुत बारिश, इतनी कि बस मैं बता नहीं सकता। मेरा लाओस और कम्बोडिया का मैंने मिस किया। मैं जा रहा हूँ मलेशिया की एम्बेसी। उसकी वजह क्या है वो मैं आप लोगों को डिटेल से बैठ के बताऊँगा। अभी बहुत हेक्टिक सी सिचुएशन रहती है। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ मलेशिया की एम्बेसी, मैंने एक और बाइक राइड की है और वहाँ जाके मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। ये एम्बेसी पास में आकर रुका था मैं। भाई ये कह रहे हैं कि यहाँ से वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको जो है वो ऑनलाइन जमा कराना पड़ेगा, तब ऑनलाइन ही कराएंगे। हेलो जी, तो मैं आपको अब छोटी सी अपडेट दे दूँ। आपने भी देखा होगा अचानक से मैं गायब होकर फ़ौरन आया हूँ ब्लॉग के अंदर। हुआ ये है कि इतनी तेज़ बारिश, मुझे नहीं पता कि जब भी मैं हनोई में होता हूँ, जब मैं आया था, जब मैं ये फ़्लाइट यहाँ पे लैंड की थी, तब भी बहुत तेज़ तेज़ बारिश हो रही थी। और उसके बाद मैं मतलब 2-3 दिन, जितने दिन भी हनोई में रहा था, तो बहुत बारिश थी और मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं पाया था। आज भी जब मैं इधर हनोई में आया हूँ तो बहुत तेज़ बारिश। खैर मैं अभी करते करते मैंने एक हॉस्टल बुक किया था, वो वाला जो मैंने किया था ना, जो मैं कहता दूर है, वो मैंने कैंसिल कर दिया था। फिर उसकी जगह दूसरा हॉस्टल बुक किया था। अब मैं वहाँ पे हूँ और ये हॉस्टल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हॉस्टल ज़रा चेक करो। अभी मैं जा रहा हूँ इसमें, मैं आपको पूरी एंट्री दिखाता हूँ। ये चेक करो, ये बनाना हॉस्टल नाम है। ये एंट्री है, मतलब वो मेन स्ट्रीट जो है ना हनोई ओल्ड टाउन की, वहाँ से आता है। और ये सारा कबाड़ खाना है, देख रहे हो, तो सारा कबाड़ खाना है। कोई सोच भी नहीं सकता ऐसी जगह पे जाके हॉस्टल है। ये एक बोर्ड लगा हुआ है हॉस्टल का, सिर्फ ऑनलाइन है, इस वजह से मेरा ख्याल है चल रहा होगा। ये हमारा हॉस्टल का एंट्रेंस है और ये सामने बिल्डिंग जो है ना, ये हॉस्टल है। और ये मुझे सबसे अब तक का मेरा सबसे सस्ता हॉस्टल पड़ा है। ये मुझे समझ लो 1000 रुपये पाकिस्तानी का। चप्पल पहनेंगे हम यहाँ से। ये मैं अपनी चप्पल उतार के, थाईलैंड वाली, अल्लाह भला करे, मुझे चप्पल दे गया था। चेक करो, ये सिटिंग है, ये किचन है, किचन फ्रिज सब कुछ यहाँ पे है। उसके बाद ऊपर जाएंगे हम। ये ऊपर आए हैं तो ये है हमारा हॉस्टल का रूम। ये बेड मिला है और ये मेरा लॉकर, इसके अंदर मैंने बैग रख दिया है। कंबल शंबल भी इसके अंदर पड़ा हुआ है। ये फ़ोन चार्जिंग है क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो हो गई थी। ये बोतल, ये शर्ट टांग दी है। ये सिटिंग एरिया है, इस तरफ शॉवर है, इस तरफ वॉशरूम है और ये बाहर से व्यू है। मतलब कि ये जो बिज़नेस है ना हॉस्टल वगैरह का, ख़ास तौर पे इतना ऑनलाइन हो चुका है कि ऑनलाइन है तो बेहतरीन है। किसको कैसे पता होगा कि कहाँ जाके कैसे अंदर आके ये हॉस्टल है। बाकी मैं आपको वीज़ा के बारे में बताऊँ, हुआ ये कि मैं लाओस एम्बेसी गया, मैंने आपको बताया कि मेरा वीज़ा, उन्होंने कहा कि इनविटेशन लेटर चाहिए। मैंने कहा मैं नहीं देता, जाओ भाग जाओ। उसके बाद कंबोडिया की एम्बेसी में सोच के आया था, लेकिन फिर मेरे जहन में आया कि यार मैं लाओस और कंबोडिया दोनों मिस करके, अब क्योंकि एक ही कंट्री होना है, कंबोडिया होना है, तो क्यों ना मैं मलेशिया ही कर लूँ। तो मैंने ये सोचा है, अब मैं मलेशिया का ई वीज़ा अप्लाई करूँगा। ई वीज़ा लूँगा, 2-3 दिन तक वो आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ से हनोई से कोलालमपुर मलेशिया की टिकट कराऊँगा। कोलालमपुर से मैं हो ची मिन्ह की करवाऊँगा।
और ये मुझे थोड़ी सस्ती भी टिकट मिल रही है। मतलब पाकिस्तानी कोई 25-30 हज़ार रुपये की मुझे रिटर्न टिकट मिल जाए, तो इससे बेहतर और क्या चाहिए। वही वाइट जेट जिस पे मैं हनोई से बैंकॉक से हनोई आया था ना, वही वाली। उसका ये फ़ायदा है कि वो बहुत ही सस्ती एयरलाइन है। अगर आपके पास लगेज नहीं है तो वो बड़ा सही रहता है आपके साथ। तो ये सीन है मेरा। तो अभी थोड़ी देर तक मैं निकलूँगा, निकल के तो फिर मैं आपको बाकी चीज़ें, जो यहाँ की नाइट लाइफ है या जो स्ट्रीट्स वगैरह हैं वो कैसी है, जिस तरह से बैंकॉक में थी या पटाया में थी या थाईलैंड में जैसी थी, तो वो सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ। तो अभी ज़रा फ़ोन चार्ज कर लें, फिर आपसे मुलाकात होती है। चलें नीचे ज़रा। हेलो जी। तो जी मोबाइल वगैरह चार्ज करके अच्छी तरह से नहा धो के फ्रेश होके अब मैं बाहर निकला हूँ। असल में मसला ये हुआ है कि मैं मलेशिया का वीज़ा अप्लाई कर रहा था। मेरी पिक्चर जो है ना वो मुझे चाहिए, जो मेरे पास है वो नहीं लग रही, वो ना थोड़ी ब्लर सी है और मेरे पास हैंड पिक्चर डिजिटल पिक्चर नहीं है। तो इसलिए अब मैं फ़ोटो खिंचवाने जा रहा हूँ। मुझे देखा है गूगल पे इस साइड पे एक है, थोड़ा सा दूर है पता नहीं, लेकिन जाके देखते हैं फ़ोटो खिंचवा के ना, क्योंकि मलेशिया का वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम दोबारा अप्लाई करेंगे वियतनाम के वीज़े के लिए, क्योंकि मेरे पास वियतनाम का सिंगल एंट्री वीज़ा है जिस पर मैं अभी वियतनाम में हूँ। तो जब मैं एग्ज़िट करूँगा और दोबारा आऊँगा तो मुझे दोबारा वियतनाम का वीज़ा चाहिए होगा। तो फ़ोटो उसके लिए भी चाहिए। पहले जो जो मेरे पास पहले फ़ोटो थी जिसके ऊपर मैंने वीज़ा अप्लाई किया था इसका वियतनाम का, वो है। लेकिन मलेशिया वालों का ज़रा और हिसाब किताब है, उनको ज़रा अच्छी फ़ोटो चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा चलो खिंचवा लेते हैं। अब मैं देख रहा हूँ, ये मैं बड़ी फेमस यहाँ की स्ट्रीट से गुजर रहा हूँ, इसे कहते हैं बियर स्ट्रीट। दिखाता हूँ। बिल्कुल बियर स्ट्रीट इसको कहते हैं। यहाँ पे भी आपको कॉफ़ीज़ वगैरह और खाने पीने की चीज़ें और फुल नाइट लाइफ वगैरह भी यहाँ पे मिलेगी देखने को। ये जी बहुत ही शानदार सी स्ट्रीट है, ये कलरफुल सेम वैसी सी है लेकिन उससे हल्की है, थाईलैंड से थोड़ी हल्की है। या शायद अभी मुझे लग रही है कि अभी नया नया हूँ मैं यहाँ पे, अभी तो रात नहीं हुई, अभी तो रौनक नहीं हुई, मैं तो यार वीकेंड नहीं देखा। अभी तो पहली नज़र में मैं इसको देख रहा हूँ। बाकी थाईलैंड तो मैंने बहुत ही ज़्यादा जो है वो रश देखा था, टाइम नहीं हुआ अभी यहाँ पे रश का। तो सारी स्ट्रीट है और मेरा ख्याल है कि वो है सेल्फ फोटो स्टूडियो। ये तो सेल्फ फोटो स्टूडियो है, मुझे ये नहीं चाहिए। अरे ये तो सेल्फ फोटो स्टूडियो है। पूछते हैं क्या पता वीज़ा फ़ोटो भी खींचते हो। बाकी ऐसी सी जगह है भाई ये। भाई ये मशीन थी जिसपे मैंने फ़ोटो खींची है। हाँ भाई जी मैं फ़ोटो खिंचवा ली और बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ फ़ोटो का। आपने ये वीडियो देखी है? वो एक मशीन थी, उसके सामने आके खड़े हो जाओ बस, और वो एक बना हुआ था कि जी, और वो मेरे साइज से भी छोटा था, मुझे बार बार नीचे होना पड़ रहा था। ये उन्होंने प्रिंट करके दे दी एक ही फ़ोटो, मतलब इतनी सारी क्लिक की, लेकिन उसके बाद आपने एक चूज़ करनी है, उसको चूज़ करोगे तो फिर वो निकल जाएगी। तो बड़ा फन सा था। तकरीबन पाकिस्तानी 1000 रुपये लगे यार। तस्वीरें मुझे मिली है तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 तस्वीरें मिली हैं, इससे कम नहीं मिलती। लेकिन ये कि एक बड़ा फन सा था। मतलब कि ऐसी टेक्नोलॉजी आपको और कहाँ कहाँ मिलेगी बताओ यार। और मज़े की बात ये है कि जब मैं इधर बैकयांग में भी इतना अर्सा रहा हूँ, वहाँ पे भी बच्चे छोटे छोटे, हमारे घर के बच्चे जो हैं वो साइकिल चलाते हैं ना पैडल वाली, वो लोग इलेक्ट्रिक साइकिल चलाते हैं, छोटी छोटी 3 पहियों वाली, कोई 2 पहियों वाली, तो इलेक्ट्रिक होती है। मैंने 2 3 दफ़ा शायद वीडियो भी बनाई हुई है मैंने। तो वो बड़ा एक मतलब आपका जब एक कंट्री ग्रो कर रहा होता है, ये कंट्री बहुत जल्दी ग्रो किया है। मतलब कि वियतनाम ने हमारे यहाँ इतनी जंग चलती रही है, नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम की, चाइना और अमेरिका की, एक समझ लो जंग का जो था ना हब जो था वो यही बन गया था। तो कुछ कम्युनिज्म पार्टी भी थी। और मैंने पूरी एक वीडियो बनानी है, मैं ना अपने हर टूर में, हर इंटरनेशनल टूर में अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन किया करूँगा। हर मुल्क का हर उसको विजिट करने के बाद उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे यहाँ पे मर्दों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी तकरीबन 70-80 साल है और औरतों की तकरीबन, बल्कि सही
औरतों की तकरीबन 80 प्लस है और मर्दों की 70 प्लस है। पाकिस्तान में मर्द औरत दोनों की तकरीबन 60 के आसपास है, 64 के आसपास है। तो ये वाली चीज़ें मैटर करती हैं। उसके अलावा ये देखो ना, अब जो मुझे वीज़ा नहीं मिला लाओस का, और वो टिच्चू सा कंट्री है यार, मैं इतनी दफ़ा ब्लॉग में कह चुका हूँ, टिच्चू सा कंट्री है। मैं ये समझता हूँ उसे दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क भी कहा जाता है, लेकिन क्या है कि उसने अपने आप को मेंटेन रखा और उसने कहा नहीं जी, हम हैं सबसे सस्ता तरीन मुल्क लेकिन हम नहीं आने देते। क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो हमें तो अपने से भी बहुत बुरा समझते हैं। लेकिन ये है कि उस टिच्चू से मुल्क में भी बुलेट ट्रेन चलती है, और भी बड़ी चीज़ें होंगी होती हैं अगर मैं जाके देखता। लेकिन अब मैंने प्लान कैंसिल किया है, तो मैंने ये सोचा है मलेशिया का। मैंने ये सोचा, आपको याद होगा शायद, मैंने जब पहले अपने स्टार्ट वीडियो शुरू करने से पहले जब मैंने पहला इंट्रोडक्शन दिया था कि अपने टूर का, कि मैं साउथ ईस्ट एशिया टूर पे जा रहा हूँ, मैं ये कंट्रीज कवर करूँगा। साथ ही मैंने ये भी कहा था कि मैं हो सकेगा मलेशिया करूँगा, ये शायद नहीं करूँगा। लेकिन ये देखो कि कंबोडिया लाओस नहीं हो पा रहा और मलेशिया मैंने कर लिया। मैं चाहता तो मैं कंबोडिया कर सकता था अकेला, तो लेकिन फिर मैंने कहा यार, मेरा प्लान था कि लाओस में एंटर करता, लाओस से कंबोडिया, मतलब ये सारा मेरा बाय लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग का एक्सपीरियंस करना चाह रहा था मैं। लेकिन ये बाय लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग जो थी ना, वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रही थी। वहाँ जाने के लिए तो पहले होचिमिन जाता, मैं होचिमिन जाता, फिर मैं कंबोडिया जाता, फिर मैं वापस होचिमिन आता, क्योंकि मेरी फ़्लाइट वहाँ से। तो ये बड़ा मुझे अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा यार ये तो एवं ही है। ऊपर से फ़्लाइट्स जब मैंने चेक की तो हनोई से फिनोम पेन कंबोडिया की रिटर्न महंगी थी और कुआलालंपुर मलेशिया की सस्ती थी। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, हालांकि वो इतनी दूर है, माइल्स का फ़र्क पड़ता है। लेकिन तकरीबन होता है ना, पहले मैं बता चुका हूँ 25-30 हज़ार रुपये की मुझे रिटर्न फ्लाइट मिली है। कोई सोच सकता है पाकिस्तान में? और पाकिस्तान में जितनी अब मुझे पता चला है आज, अब जब तक ये व्लॉग चलेगा तब तक बात काफ़ी पुरानी हो जाएगी, लेकिन आजकल में इंटरनेशनल टिकट्स के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। जहाँ 8,000 होता था या 6,000 होता था, वहाँ 12,000 कर दिया। अब ये सारी चीज़ें हैं, तो बेचारा पाकिस्तानी ट्रैवलर या पाकिस्तान में जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहा है उसके लिए भी मसला ही है कि उसे क्या ही करेगा वो बेचारा। हाँ, तो यही बात है। अब कोई सोच सकता है कि मतलब यूँ डिस्टेंस इतना समझ लो। मैं इसके बारे में अगली वीडियोस में बताऊंगा टोटल, लेकिन मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि शायद अगर पाकिस्तान से सऊदी अरब जाना हो और रिटर्न फ्लाइट हो, आपको मिले 30,000 रुपये की। 30,000 पाकिस्तानी रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। 30,000 पाकिस्तानी रुपीज़ की अगर फ्लाइट मिले तो आई डोंट थिंक सो कि, मतलब देखो ना, अब यहाँ के लोग जो हैं, और ये कुछ नहीं, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि ये तो मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट की बात कर रहा हूँ ना। यहाँ पे लोकल एक सिटी है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने प्लान किया बीच में कि वो भी विज़िट करना चाहिए। तो मैंने जब यहाँ पे 2-4 ऐप्स चलती हैं, bookaway.com याद रखिएगा, बहुत अच्छी ऐप है। उसके अलावा One2Go एशिया याद रखिएगा। तो उन पे जब मैंने चेक किया आने जाने की फेयर्स, तो ट्रेन महंगी पड़ रही थी, फ़्लाइट सस्ती पड़ रही थी। मैंने कहा ये क्या सीन है, मतलब ट्रेन में इकोनॉमी में जाओ तो सस्ती है, लेकिन ट्रेन की जो स्पेशल ट्रेन है इनकी बिजनेस क्लास, जिसमें वो है बेड शेड से होते हैं, और बड़ी बड़ी फेमस इनकी ट्रेन हैं। तो जब वो मैंने देखी तो वो महंगी थी और जो फ्लाइट की टिकट सस्ती थी। और फ्लाइट कितने मिनट की? तकरीबन 40 मिनट की फ्लाइट या कुछ। और वो कितने की? पाकिस्तानी तकरीबन मेरा ख्याल है 5 या 6 हज़ार रुपये की फ़्लाइट, पाकिस्तानी 5 या 6 हज़ार रुपये की फ़्लाइट। तो अब इतना सस्ता ये लोग ट्रैवल करते हैं जहाज़ में, तो उनके उतने ही मतलब कि टेक्नोलॉजी में और बढ़ते रहते हैं। हमने जी वही, हमारी हुकूमत ने शुरू से ये नहीं किया। अब सख्तियाँ कर रहे हैं कि जी हमने पिछला हिसाब किताब ठीक करना है। तो यार पिछला हिसाब किताब तो तुम लोगों ने ही ख़राब किया है ना, कौन सा हमने किया? यार मैं इतनी प्यारी जगह पे आके ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं अंदर की भड़ास ही कर रहा हूँ, बातें बहुत करने वाली, लेकिन अभी अगले ब्लॉग में करेंगे। पहले यहाँ पे ना मैं देखूँ कोई, ये चेक करो, ये BS सीट है जी। मैं आप लोगों को यहाँ की BS सीट दिखाता हूँ। ये चेक करें जी, यहाँ की रौनकें शुरू हो गई हैं भाई। ऐसी सी है कुछ रौनक जो शुरू होने वाली है। यहाँ से गुजरते हैं और फिर हम जहाँ पहुँचेंगे ना, वो जगह होगी हमारा हॉस्टल। ये यहाँ पे ना किसी जगह से पूछते हैं कि हालोंग बे वगैरह का क्या रेट है। मुझे यहाँ पे एक तो नज़र आए थे ट्रैवल एजेंट्स, वो शायद दूसरी साइड पर है, उस साइड पर है। हाँ वो एक है, चलो उससे पूछते हैं कि भाई क्या रेट है हालोंग बे का। क्योंकि अगर मैं इनके साथ जाऊँ, क्योंकि मेरे पास एक और तरीका भी है,
मोटरसाइकिल पे जाने का, वो भी एक जुगाड़ हो रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो हो जाए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि क्या सीन है। भाई मुझे कहा है उसने अगर रात रुकना है क्रूज में तो आपको देने पड़ेंगे $110, $110। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और अगर दिन दिन का करना है तो आपको 35 या $40 में आपका हो जाएगा। तो अगर मैंने किया तो मैं $30-40 का ही करूँगा, लेकिन मैं तब तक ना एक आधे बंदे और से भी पूछ लूँ, क्या पता कहीं से अच्छा पैकेज मिल जाए रात रुकने का, क्योंकि वो क्रूज शिप में रात रुकने का एक अपना ही स्वैग होता है। बहरहाल देखता हूँ, शायद मिल जाए। और बैग का भी पता करें यार, बैग कितने का मिल रहा है, क्योंकि बैग भी तो लेना ही है ना। यहाँ पे भी बैग्स हैं, ज़रा मैं हाल वाल करूँ। बैग देखे मैंने, सस्ते हैं, मतलब कि थाईलैंड की निस्बत सस्ते हैं। और दूसरी बात ये है कि हाँ, थाईलैंड की निस्बत सस्ते हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अच्छी प्राइस मिले तो फिर लूँगा। और यहाँ पे बैग की वैरायटी भी ज़्यादा है, ऑनलाइन जो मिल रहे थे ना, ऑनलाइन के हिसाब से ठीक है ये। और एक बुकिंग ऑफिस है ट्रिप वगैरह का, इससे पूछते हैं क्या रेट शेट है भाई। यहाँ पे रोज लिखा हुआ है हैलोंग का। भाई वहाँ से रेट मिला है 95 का, मतलब कि वो एक तरफ से 110 मिल रहा था, एक तरफ से मिला है 95 का रात रुकने का। लेकिन नहीं ना यार, 40-45 तक ही होता ना तो सही था, क्योंकि पता नहीं क्या ही क्या इंक्लूड होगा, लेकिन देखते हैं। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि आज का व्लॉग यहीं पे रखते हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा वापस हॉस्टल जाऊँगा, हॉस्टल जाके शूज़ वगैरह पहन के, हाँ, थोड़ा फिर से रेडी होके दोबारा तकरीबन 1 या 2 घंटे बाद फिर निकलूँगा। और उसके बाद मैं आके ना आप लोगों को यहाँ की नाइट लाइफ दिखाऊँगा। और मैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे भी जाऊँगा, मैं बिरयानी खाने के लिए तरस रहा हूँ, बिरयानी खाएँगे और फिर एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आपसे मिलकर खुशी हुई।